किस किस चीज से बने हुए होते हैं? बोलो। हमारे न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं कौन से चीजों से बने हुए होते हैं? बोलो ना रे। शुगर होता है। शुगर, हाँ, और फॉस्फेट, फॉस्फेट। और नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस, जीनस बेसिस। देखो, कौन से चीजों से बना होता है हमारा न्यूक्लियोटाइड? शुगर, फॉस्फेट प्लस नाइट्रोजनस बेसिस। देखो, थोड़ा एक मैं आपको एक ट्रिक देना चाहता हूँ यहाँ पर। देखो, तीन फ्रेंड होते हैं। तीन फ्रेंड होते हैं। वो क्या करते हैं? वो अलग अलग गांव से या शहर से है, लेकिन एक जगह एक स्कूल में वो पढ़ते या कॉलेज में पढ़ते। तीन स्टूडेंट है, वो अलग अलग जगह के हैं और एक ही स्कूल में या कॉलेज में पढ़ते। तो वो जब अपने गांव से बाहर जाते तो क्या करते रहेंगे होंगे? फिर एक तो कहाँ पर रहते होंगे? हॉस्टल पर रहते होंगे, या फिर वो कहाँ पर रहते होंगे? रूम करके रहते होंगे। एक तो हॉस्टल पर रहते होंगे या रूम करके, हम मान लेते हैं रूम करके रहते हो। क्या रहते हैं? रूम करके रहते हो। डिफरेंट डिफरेंट विलेजेस से है, या गांव से या शहर से। डिफरेंट डिफरेंट विलेजेस से, गांव से या शहर से। सो तीन फ्रेंड होते हैं, एक ही रूम में रहते हैं। अगर उनको कोई भी अगर काम करना, हमको मालूम है जब हम रूम करके रहते हैं तो हमको क्या बहुत सारे काम होते हैं, जैसे हमारे कपड़े धोना, भांडे धोना, बर्तन धोना, जो कोई भी चीजें, खाना पकाना, सब। तो ये क्या करते हैं? सभी इकट्ठे, यानी कि इकट्ठे होकर क्या करेंगे? ये अपना वर्क, जो भी अपना वर्क है अपने उनके रूम का, वो क्या करेंगे? वो कंबाइनली करेंगे। क्या करेंगे? कंबाइनली करेंगे। सो वही फंडा इसमें लागू होता है। ये तीनों भी अलग अलग है क्योंकि उनके बॉडी के स्ट्रक्चर भी अलग अलग है। वो दूसरे के माँ बाप के बेटे होंगे, वो दूसरे का माँ बाप का बेटा होगा, वो दूसरे वाला माँ बाप का बेटा होगा। तीनों भी भाई है क्या? नहीं है। वो डिफरेंट डिफरेंट है। डिफरेंट डिफरेंट फैमिली से बिलोंग करते। सो लेकिन वो एक ही चीजों में रहते, एक ही रूम में रहते, वो तीनों भी। तो वो सब काम करते हैं, लेकिन कैसे काम करते हैं? कंबाइंड। लेकिन उनके बॉडी का जो स्ट्रक्चर होगा कैसे होगा? अलग अलग होगा। कैसे होगा? अलग अलग होगा। सो वही फंडा इसमें लागू होता है। वही फंडा इसमें लागू होता है। सो देखो, जो फॉस्फेट हमने बोला था, जो हमारा न्यूक्लिक एसिड जो बना होता है, न्यूक्लियोटाइड बना हुआ होता है, किन किन चीजों से बना होता है? शुगर, फॉस्फेट एंड नाइट्रोजनस बेसिस। किससे बना होता है? शुगर, फॉस्फेट एंड नाइट्रोजनस बेसिस। सो जो बीच में रहता है वो होता है शुगर। जो सबसे बड़ा होगा वो बीच वाला होगा, वो कौन होता है? शुगर। कौन होता है? शुगर होता है। ए शुगर को ए शुगर को देखो, हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था शुगर का, कुछ ऐसा पढ़ा था जिसको हमने कहा था पेंटो शुगर। क्या बोला था? पेंटो शुगर। जाके हमने उसके क्या बोलते उसको नंबरिंग देना स्टार्ट किया था, यहाँ से दिया था 1 2 3 4। और ये 5 वाला जो आउटसाइड में रहता है, एक 5 वाला जो कार्बन होता है वो आउटसाइड में रहता है। सो देखो, जो फर्स्ट वाला कार्बन है किसका? शुगर का। शुगर का फर्स्ट वाला कार्बन। शुगर का फर्स्ट वाला कार्बन। सो जो बॉन्डिंग करता है, जो बॉन्डिंग करता है यहां से, यहां से बाइंड करता है, यहाँ पर किसके साथ बाइंडिंग करेगा वो? यहाँ पर रहते हैं हमारे नाइट्रोजनस बेसिस, जो कि होंगे एडिनिन, ग्वानिन। एक तो हमने बोला था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस। जो उनके टाइप पढ़ेंगे तो किसमें पढ़ेंगे? एक प्यूरिन होगा और एक पायरीमिडीन होगा। क्या होगा? प्यूरिन होगा और पायरीमिडीन होगा। सो अगर इसने बॉन्ड किया प्यूरिन के साथ, जो डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है हमने देखा था, उसका स्ट्रक्चर डबल रिंग का स्ट्रक्चर होता है प्यूरिन का, और सिंगल रिंग का स्ट्रक्चर होता है पायरीमिडीन का। सो शुगर का फर्स्ट कार्बन, शुगर का, देखो मैं जो भी चीजें बोलूंगा वो ध्यान में रखो। जो भी चीजें बोलूंगा क्योंकि वो क्विक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो शुगर का फर्स्ट नंबर का कार्बन, और जो हमारा जो भी यहां से स्ट्रक्चर बनेंगे, प्यूरिन होगा या पायरीमिडीन, प्यूरिन होगा या पायरीमिडीन। तो वहां पर का 9th नंबर का कार्बन, कितने नंबर का कार्बन? प्यूरिन। अगर मान लो यहाँ पर प्यूरिन का स्ट्रक्चर है ऐड, यहाँ से प्यूरिन का स्ट्रक्चर जो डबल रिंग स्ट्रक्चर होगा, डबल रिंग स्ट्रक्चर होगा, तो प्यूरिन के 9 नंबर का कार्बन और शुगर के फर्स्ट नंबर का कार्बन। देखो मैंने क्या बोला? शुगर के फर्स्ट नंबर का कार्बन और प्यूरिन के 9 नंबर का कार्बन। प्यूरिन के 9 नंबर का कार्बन यहां पर लिख देता हूं। प्यूरिन, प्यूरिन के 9 नंबर का कार्बन, शुगर के फर्स्ट नंबर का कार्बन
और प्यूरिन के 9 नंबर का कार्बन। देखो यहाँ पर क्या होता है, इसके भी पास क्या होता है, OH होता है। जब 9 नंबर पे हमने स्ट्रक्चर देखा था OH होता है, और इसके भी पास क्या होता है, OH होता है। क्या होता है, OH होता है। सो OH OH वाले कितने हुए, O2 H2 H2 O2 H2O2। तो यहाँ पर से क्या हो जाता है, जो 9 नंबर का कार्बन और फर्स्ट नंबर का जो कार्बन होता है, यहाँ पर से एक वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, H2O। एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है, और जब जब वो रिमूव हो जाता है तो वहां पर एक बॉन्ड फॉर्म करता है। वह बॉन्ड फॉर्म करता है, वो कौन सा बॉन्ड, किसके बीच में, प्यूरिन और शुगर के बीच में। प्यूरिन और शुगर के बीच में जो हमारा फर्स्ट नंबर का कार्बन है और 9 नंबर का प्यूरिन का जो कार्बन है, वहां पर एक बॉन्ड फॉर्म करता है। तो उसको हम बोलेंगे, आपने पढ़ा है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, आपको पता है क्या, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पता है आपको, नहीं पता होगा, तो जाने देते उसको। आपने अगर वो शुगर यानी बायोमोलिक्यूल्स में अगर पढ़ा है तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो मैंने क्या बोला, फर्स्ट नंबर का शुगर का कार्बन और 9 नंबर का प्यूरिन का कार्बन, यहाँ पर क्या होता है, H2O2 होता है। क्या होता है, H2O2 होता है। वहां से एक वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो इसमें जो बॉन्ड बनता है वो बनता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, इतना आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रखो, शुगर का फर्स्ट कार्बन और प्यूरिन का 9 कार्बन, इसमें जो बॉन्ड होता है वो कौन सा बॉन्ड होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। देखो 3 फ्रेंड थे, 3 में से 2 फ्रेंड एक के साथ अटैच हो गए, एक के साथ अटैच हो गए। सो इन दोनों फ्रेंडों को बोलते हैं, ये 2 फ्रेंड थे उनको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड। शुगर प्लस प्यूरिन या पैरिमिडिन जो हो गया उसको बोलेंगे हम न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसाइड बोलेंगे। अब देखो बीच में कौन रहता है, शुगर रहता है। बीच में कौन रहता है, हमारा शुगर रहता है। शुगर का कितने नंबर का कार्बन, 5 नंबर का कार्बन। देखो पहले पहले केस में क्या हुआ, शुगर का फर्स्ट नंबर का कार्बन पर प्यूरिन का 9 नंबर का कार्बन, जिसमें क्या होगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा। सो वही बात करें अगर शुगर के और एक स्ट्रक्चर के बाद, ऐसे स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। देखो हमारा 5th कार्बन यहाँ पर प्रेजेंट था, आउटसाइड में। सो एक 5th कार्बन पर अपना कौन सा ग्रुप आ जाता है, फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है। फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है। तो इस ग्रुप में जो 5th नंबर का कार्बन और जो फॉस्फेट ग्रुप होता है, इसमें भी क्या होता है, H2O मॉलिक्यूल्स होते हैं, H2O2 मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसमें का भी क्या हो जाता है, एक वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। सो यहाँ पर जब ऐसे ही वाटर मॉलिक्यूल रिमूवल हो जाएगा, तो वहां पर एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, उसको बोलते हैं शुगर है। शुगर यानी कौन सा, शुगर मीन्स ग्लूकोज। क्या होता है, ग्लूकोज होता है जो स्वीट इन नेचर होता है। आपको पता ही है शुगर कैसे होती है, स्वीट इन नेचर होती है। सो शुगर का 5th नंबर का कार्बन और फॉस्फेट, जहां पर फॉस्फेट ग्रुप ऐड होगा, हमने फॉस्फेट का स्ट्रक्चर भी देखा था, पी बीच में होता है, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, सिंगल हो, यहाँ पर होता है, OH होता है, ऐसे होता है। तो देखो यहाँ पर अगर एक OH और इसके भी पास OH है, शुगर के पास भी 5th नंबर पर क्या है, OH है, यहाँ पर OH है, तो यहाँ पर से एक मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, H2O रिमूव हो जाएगा। और इनमें इन दोनों में क्या होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। सो इस बॉन्ड को बोलते हैं फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। क्या बोलते हैं, फास्फो ईस्टर बॉन्ड। देखो अब चलते हैं हमारे इसके तरफ। हाँ देखो फास्फो ईस्टर बॉन्ड ये हुआ। अब देखो जैसे शुगर प्लस प्यूरिन को न्यूक्लियोसाइड बोला था, जैसे ही शुगर
नाइट्रोजनस बेस यानी कि प्यूरिन पैरिमिडीन नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फेट, जैसे ही शुगर नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप जैसे ही ऐड हो जाता है वो न्यूक्लियोसाइड क्या बन जाता है, न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। क्या बन जाता है, न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। देखो शुगर प्लस प्यूरिन या पायरिमिडीन जहां पर होंगे उनमें क्या होगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा, तो उसको हम दोनों सिर्फ दोनों स्ट्रक्चर प्यूरिन एंड शुगर के स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसाइड बोलेंगे। अगर वही इन दोनों में और एक ग्रुप ऐड हो जाता है वो क्या होगा, हमारा फॉस्फेट ग्रुप होगा, ऐड हो जाता है, वैसे ही फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाता है तो हमारा जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा, न्यूक्लियोटाइड बनेगा। क्या बनेगा, न्यूक्लियोटाइड बनेगा। क्या बनेगा, न्यूक्लियोटाइड बनेगा। देखो आपने एक स्ट्रक्चर निकाला होगा डबल हेलिकल, तो मैंने जो होमवर्क दिया था आपको, वहां पर आपने देखा होगा कुछ कुछ चीजों में आपको आपने जैसे ऐसा स्ट्रक्चर, वहां पर एक आपको चीज नोटिस की होगी, वहां पर जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसको बोला था फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। पता है आपको, पढ़ा है क्या वो वाला, पता है क्या? नहीं। हाँ, नहीं पता है ना, चलते देखो यहाँ पर सिर्फ हमको एक पता चल गया, फास्फो ईस्टर बॉन्ड पता चल गया, जो किसके बीच में होता है, शुगर प्लस फॉस्फेट के बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा उसको हम बोलेंगे फास्फोईस्टर बॉन्ड। क्या बोलेंगे, फास्फोईस्टर बॉन्ड। अब जब हम डबल हेलिकल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना वहां पर फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड हो जाता है। क्या हो जाता है, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड हो जाता है। वो कैसे होगा वो मैं आपको बताऊंगा। चलो मुझे पहले बताओ, ये समझ में आया क्या, जो हमारा न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है? तो हाँ सर। सभी को ये कंफ्यूजन हुआ, बोलो जल्दी। नहीं सर, समझा। हाँ चलो, उसके बाद हमने स्ट्रक्चर किया था, स्ट्रक्चर स्टार्ट किया था जो हमारा था डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। आपको दिया नहीं है, लेकिन वो आपको करना पड़ेगा। DOUBLE डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ DNA। हाँ, जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ DNA था वो किन्होंने प्रपोज किया था? हाँ, वैटसन एंड क्रिक। वॉटसन एंड क्रिक ने क्या किया था, उनको प्रपोज किया था 1953 में। 1953 में। देखो थोड़ा मैं स्ट्रक्चर निकाल देता हूं। देखो ऐसा था हमारा DNA, ये होता है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। कैसे होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बना हुआ होता है इसका। देखो जो ये आपको दिख रही है ना आउटर लेयर, ये वाली जो हमने निकाली, ये जो बनी हुई थे वो बनी हुई थे पॉलीपेप्टाइड चेन से। इसको बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। जो ये आउटर वाले आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, ये वाले, ये जो बनी हुई होती है ना, ये इसको बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड मींस पेप्टाइड चेन होती है, लेकिन वो बहुत सारे से कंबाइन हो जाते हैं। उसको क्या, वो पॉलीपेप्टाइड चेन का जो फॉर्मेशन होता है वो किससे होता है, अमीनो एसिड। कौन फॉर्म करेगा पॉलीपेप्टाइड चेन को, अमीनो एसिड, जो हमारे बॉडी के अंदर होते हैं। तो अब चलते, देखो आपने देखा होगा, ऐसा स्ट्रक्चर, हाफ हाफ स्ट्रक्चर देखा होगा, देखा कि नहीं वहां पर? तुमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया ना, ऐसा हाफ हाफ स्ट्रक्चर दिखा क्या आपको? हाँ सर, टीका। हाँ सर। देखो
देखो ऐसा हाफ स्ट्रक्चर दिखाई दिया होगा आपको। हाँ, जो ये अंदर के होते हैं ना, इन क्या होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस, या क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लियोटाइड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं उसको, न्यूक्लियोटाइड बोल सकते हैं, जो अंदर के होते हैं। देखो यहां पर आपने देखा होगा कि अगर इसको कहा जाए एडिनिन, जो मैंने डार्क किया है, इसको अगर एडिनिन कहा जाए और इसको अगर थायमिन कहा जाए, हाँ, देयर आर टू टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं। एक होता है हमारा प्यूरिन, फर्स्ट उसके बारे में बात करते हैं, बाद में उसके बारे में। एक होता है प्यूरिन और दूसरा होता है हमारी पायरिमिडीन। एक होता है प्यूरिन एंड दूसरा होता है हमारा पायरिमिडीन। सो जो प्यूरिन होता है वो कैसे होता है, डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है, डबल रिंग, यानी कि एक हमारी हेक्सोस रिंग होती है और एक पेंटोस रिंग होती है। वही पायरिमिडीन की बात की जाए तो ये सिंगल रिंग का स्ट्रक्चर होता है, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है। कैसे होता है, सिंगल रिंग का स्ट्रक्चर होता है। देखो अगर अगर नाइट्रोजनस बेसिस या न्यूक्लियोटाइड की अगर बात की जाए तो एडेनिन ऑलवेज बाइंड विथ थाइमिन। देखो मैंने क्या बोला, जो हमारा न्यूक्लियोटाइड होता है, न्यूक्लियोटाइड या हम जो नाइट्रोजनस बेस बोलते हैं, अगर एडेनिन है, वो एडेनिन किसी के साथ बाइंड नहीं हो सकता, सी के साथ नहीं, किसी के साथ बाइंड नहीं हो सकता। वो ऑलवेज बाइंड विथ किसके साथ होगा, थाइमिन के साथ। किसके साथ, थाइमिन के साथ। जो एडेनिन होगा वो ऑलवेज बाइंड विथ थाइमिन, डबल बॉन्ड, इससे डबल बॉन्ड से। और जो हमारा साइटोसिन होता है वो ऑलवेज बॉइंड विथ ग्वानोसिन, ग्वानिन। जो हमारा साइटोसिन एंड ग्वानिन होता है वो ऑलवेज बाइंड होता है। वो किसके फॉर्म में बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड से फॉर्म होता है, एक दूसरे के साथ अटैच होता है। आपने अगर स्ट्रक्चर में अच्छे से देखा होगा तो आपको अगर यहाँ पर एडेनिन, तो एडेनिन को अटैच एक बॉन्ड है, अटैच इसको एक दूसरा न्यूक्लियोटाइड है जो ऑलवेज बाइंड होगा थाइमिन के साथ। देखा है क्या ऐसा, देखा है क्या, स्ट्रक्चर निकाला ना आपने। हाँ सर देखा है। हाँ, देखो वहां पर आपको पूरे स्ट्रक्चर में दिखाई देगा होगा, ऐसे भी हो सकता है थाइमिन, ऐसा भी दिखा होगा आपने उल्टा। लेकिन जो भी बॉन्डिंग है दोनों न्यूक्लियोटाइड की, वो एक तो होगा एडेनिन ऑलवेज बाइंड विद थाइमिन, या साइटोसिन ऑलवेज बाइंड विद ग्वानिन। ऐसे ही आपने स्ट्रक्चर दिखा होगा वहां पर। सो अब देखो, मैंने जो अपन जो अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, ग्लाइक फास्फो ईस्टर बॉन्ड, फास्फो ईस्टर बॉन्ड। देखो यहाँ पर एक आधा वाला एडेनिन है और आधा कौन सा है, थाइमिन है। हमने बोला था जब शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप का जब बाइंडिंग होता है उसको क्या बोला था हमने, क्या बोला था, फास्फो फास्फो ईस्टर बॉन्ड बोला था, हाँ फास्फो ईस्टर बॉन्ड बोला था। अब देखो अगर एक एडेनिन का फास्फो ईस्टर बॉन्ड है, एक एडेनिन में तीनों भी होंगे, क्या होंगे, शुगर होगा, फॉस्फेट होगा और हमारा क्या होगा, नाइट्रोजनस बेसिस होंगे जो ऐड होंगे। उसमें जो शुगर प्लस फॉस्फेट का जो बॉन्ड होगा उसको हमने बोला था फास्फो ईस्टर बॉन्ड। अब वही बात करते हैं थाइमिन की, थाइमिन में भी बॉन्ड होगा जो कि क्या होगा, फास्फो ईस्टर होगा। क्या होगा, फास्फो ईस्टर बॉन्ड होगा। देखो इसके भी पास फास्फो ईस्टर बॉन्ड है, इसके भी पास फास्फो ईस्टर बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पर कितने बॉन्ड बन गए, इसके पास एक है, इसके पास एक है, तो कितने बॉन्ड बन गए, दो। दो। दो बन गए, दो बॉन्ड बन गए। सो इसीलिए एक बॉन्ड एडेनिन का और एक बॉन्ड थाइमिन का, यानी कि दो बॉन्ड हुए। तो इसीलिए जो एडेनिन एंड थाइमिन जो भी नाइट्रोजनस बेसेस एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं वो होते हैं फास्फोडाइस्टर।
किससे अटैच होते हैं? फास्फोडाइस्टर से। देखो कैसे, क्योंकि एक बॉन्ड किसका था? एडेनिन का था, और दूसरा बॉन्ड किसका था? थायमिन था। यानी कि दोनों के पास एक एक बॉन्ड थे, दोनों को हमने कंबाइन कर दिया तो कितने बॉन्ड बने? 2 बॉन्ड बने। इसीलिए एडेनिन एंड थायमिन या जो भी कोई चीज होती है, साइटोसिन एंड ग्वानिन, जो किस बॉन्ड से अटैच होंगे? फास्फोडाइस्टर बॉन्ड से अटैच होंगे। क्या होंगे? फास्फोडाइस्टर बॉन्ड से अटैच होंगे। तो चलो, इतना समझ में आया क्या? हाँ सर। हाँ सर। सभी को अनामिका, समझ में आया क्या? हाँ सर। कि कंफ्यूजन हुआ? बोल दो एक बार। पूरा क्लियर है? अरे क्लियर है क्या रे बाबा? हाँ सर, समझा। चलो, अब आपको पता है, आपने कभी देखा है क्या कि हमारा डीएनए इतने इतने साइज का होता है? ऐसा आपको सुना है या पढ़ा है क्या? बोलो। हमारा डीएनए इतने लेंथ का होता है या इतने साइज का होता है, आपने कभी पढ़ा है क्या ऐसे? पढ़ा है? तो फिर बताओ कैसे पढ़ा है, क्या होता होगा उसमें? देखो, नहीं पता है आपको? चलो, अगर आपको मैंने कहा कि जो डायग्राम निकाली है डीएनए की, जो डायग्राम निकाली है डीएनए की, अगर मैंने आपको कहा कि डीएनए के इस डीएनए का लेंथ निकालो, इस डीएनए का लेंथ निकालो, तो आप कैसे निकालोगे? 6 फीट, 6 फीट। चलो 6 फीट। हाँ, देखो कैसे निकालेंगे इसका? टू मीटर। अब ऐसे नहीं ना, चलो। अगर मैंने कहा, जो आपको मैंने डीएनए दिया हुआ है, अगर उसका मैंने कहा कि आपको लेंथ निकालो, क्या निकालो? लेंथ निकालो, लेंथ निकालो। सो देखो, यहाँ पर जो कोई भी अगर डीएनए हो तो उसका लेंथ कैसे निकालते? उसका लेंथ कैसे निकालते? देखो, अगर मैंने यहां से इतना भाग लिया, इतना पोर्शन मैंने लिया, इतने पोर्शन में क्या होते हैं? डीएनए के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? जीन्स। क्या होते हैं? जीन्स होते हैं, हमको पता है, क्योंकि डीएनए क्या करता है? कैरी करता है जीन को। क्या करता है? कैरी करता है जीन को। अब मैंने बोला, ये जो बॉन्ड होते हैं ना, ये बॉन्ड होते हैं ना, इसको बोलते हैं बेस पेयर। क्या बोलते हैं? बेस पेयर। क्या बोलते हैं? बेस पेयर बोलते हैं इसको। सो इतना अगर मैंने पोर्शन लिया, और यहां से मैंने तो आपको कहा कि इसकी लेंथ निकालो, पूरा डीएनए निकालना है, पूरे डीएनए की लेंथ निकालना है। सो देखो, इसकी लेंथ को कैसे मापा जाता है? इसकी लेंथ को कैसे मापा जाता है? देखो, मैंने एक पोर्शन को यहाँ पर सर ये किया है, यहाँ पर स्क्वायर किया है एक पोर्शन को। तो इस पोर्शन में जितना भी पोर्शन मैंने आपको यहाँ पर क्या रेक्टेंगुलर या क्या बोलते हैं इसको, स्क्वायर किया है, इतने पोर्शन में कितने बेसेस प्रेजेंट है? कितने बेसेस प्रेजेंट है? तो मुझे बताओ, इसमें कितने बेस पेयर प्रेजेंट है जो मैंने यहाँ पर राउंड किया है? कितने हैं? 2। दो। तो देखो, ऐसे ही जो लेंथ मापा जाता है ना डीएनए का, वो पूरे, आपने पढ़ा होगा रोटेशन होता है, हमारा डीएनए ऐसा कॉइल्ड होता है कॉइल्ड। पूरे रोटेशन में अगर रोटेशन की अगर मैंने बात की, इतने रोटेशन की अगर मैंने बात की, तो इस रोटेशन में कितने बेस पेयर आते हैं? कितने बेस पेयर आते हैं? उसी से जितने, अब इतना हुआ, फिर इतना करेंगे, फिर इतना करेंगे, ऐसे ऐसे करते हुए पूरे डीएनए की लेंथ हम निकालते हैं, पूरे लेंथ निकालते हैं। तो अब मुझे बताओ, जो मैंने सर्कल किया था, यहाँ पर आपको कितने बेस पेयर मिले?
टू बेस पेयर मिले। कितने बेस पेयर मिले? टू बेस पेयर मिले। तो जो हमारा इतने अगर स्क्वायर का अगर मैंने बात की जाए तो जो हमारा डीएनए होगा वो कितने बेस पेयर का होगा? तो 2bp। कितने बेस पेयर का होगा? 2bp, यानी कि टू बेस पेयर। वो वाला बीपी नहीं, हमारा जो हमारे बॉडी में जो बीपी होता है, हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर, वो वाला बीपी नहीं। इसको जो बेस पेयर होगी ना, इससे उसको मापा जाता है। तो ऐसे ही पूरे पूरे ऐसे सीक्वेंस लेकर पूरे जहां पर जितने भी बेस पेयर आएंगे उसको मापा जाएगा, और वहां से पूरा हमारा क्या बनेगा? डीएनए का लेंथ पता चल जाएगा। पूरा डीएनए का लेंथ हमको पता चल जाएगा। अब समझ में आया कैसे मापा जाता है तो डीएनए को? हाँ सर। सभी को समझा क्या? हाँ सर। ये हो गया हमारा वाटसन एंड क्रिक मॉडल, जो कि इन्होंने इन्वेस्ट किया था डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। जो जो चीजों कौन से चीजों से बना हुआ होता है? पॉलीपेप्टाइड चेन से बना हुआ होता है। अगर मैंने यहाँ से इसको आधा काट लिया तो ये क्या बनेगा? हमारा आधा आधा टू पोर्शन हो जाएगी। तो डीएनए से हमारे क्या बनेंगे? आरएनए बनेंगे। क्या बनेंगे? आरएनए बनेंगे। सो कैसे होता है? सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन से बना होता है। कौन से? सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन से बना होता है। और जो हमारा वाटसन एंड क्रिक मॉडल, जो हमारा डीएनए होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है कि डबल पॉलीपेप्टाइड चेन से बना हुआ होता है। उसके बीच उसके अंदर जो बेस पेयर होते हैं वो कैसे होते हैं? बॉन्ड से अटैच होते हैं, जिसको हमने बोला था फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बोला था। और एक बात हमने बोली थी कि जो एडेनिन होता है वो ऑलवेज बाइंड विथ थाइमिन डबल बॉन्ड, एंड जो हमारा साइटोसिन होता है जो ऑलवेज बाइंड विथ ट्रिपल बॉन्ड विथ ग्वानोसिन ग्वानिन। जो हमारा एडिन होता है ऑलवेज बाइंड थाइमिन होता है, और जो हमारा साइटोसिन होता है ऑलवेज बाइंड विथ ग्वानिन होता है। सो ये आपका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर था। तो डीएनए हमने लेंथ भी बढ़ी। अगर डीएनए को हमको मापना है तो कैसे मापते हैं उसको? एक रोटेशन में हमारे कितने बेस पेयर्स आते हैं उसको हम मापते हैं। हमने यहाँ पर देखे थे 2। अगर वही वही ये सीक्वेंस की अगर बात की तो कितने बेस पेयर आए? 3bp, यानी कि 3 ऐसे 3 और बी 5 कितने हुए? 5bp। कितने? 5bp। ऐसे ही पूरी इसके निकाली जाते हैं और हमारा एग्जैक्ट हमको हमको लेंथ पता होता है डीएनए को हम कैसे मापते। चलो, ये जो मैंने अभी जो पढ़ाया था ना वो पूरा इसका पोर्शन था, एंट्रेंस वालों का पोर्शन था। तो सभी को समझ में आ गया होगा। अब सीधा चलते हैं हम इसकी तरफ। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा एक्सपेरिमेंट। क्या होगा? एक्सपेरिमेंट। देखो, कुछ एक्सपेरिमेंट आए थे उसके बाद। हमको पता है एक्सपेरिमेंट के पहले क्या हुआ था? एक चीज जो हमारा न्यूक्लिन 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 बोला था। न्यूक्लिन कैसे होता है? प्रोटीन। यानी कि क्या करता है डीएनए से? हमारा डीएनए क्या करेगा? डीएनए का रेप्लिकेशन होकर आरएनए बनाएगा। आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन होकर हमारा क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। तो जब साइंटिस्ट थे, इनको पता नहीं था कि डीएनए ही क्या करता है, हमारे जेनेटिक ट्रेड्स को, हेरिडिटी कैरेक्टर्स को क्या करते? कैरी करते फॉर वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो ये इनको पता नहीं था। इनको पता नहीं था तो इनने एक क्या बोलते हैं, एक मेंटेलिटी बना ली थी कि जो भी कोई कैरी करता है वो क्या करता है? प्रोटीन करता है। क्या करता है? प्रोटीन करता है। लेकिन इन्होंने 25 से उसके बाद पहले तो इन्होंने कहा कि कौन कैरी करता है? F1 जनरेशन टू जो भी कैरेक्टर्स हमारे माता पिता से हम में आते हैं तो कौन कैरी करता है? प्रोटीन करता है। कौन करता है? प्रोटीन करता है, ऐसे ही उन्होंने कहा था। कौन करता है? प्रोटीन करता है, ऐसे उन्होंने कहा था। उसके बाद 25 से 30 एक्सपेरिमेंट हुए। एक 25 से 30 एक्सपेरिमेंट हुए, तब जाके पता चला कि डीएनए ही क्या करता है? कैरी करता है। प्रोटीन नहीं कैरी करता। कौन कैरी करता है? डीएनए कैरी करता है। तो डीएनए कहां पर प्रेजेंट होता है? डीएनए किस क्रोमोसोम? डीएनए से क्या बनते हैं? हमारे क्रोमोसोम बनते हैं। यानी कि डीएनए हमारा कहां पर प्रेजेंट होगा? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम कहां पर प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस। कहां पर प्रेजेंट होता है हमारा क्रोमोसोम? न्यूक्लियस। सो ये थोड़ी सी थ्योरी थी आपकी इसमें दी हुई। चलो अब चलते हैं सीधे एक्सपेरिमेंट की तरफ। जो हमारा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था वो था ग्रिफ्थिन एक्सपेरिमेंट। ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट। चलो
लेट्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा एक्सपेरिमेंट है, इसी जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट करने स्टार्ट किए तभी जाके पता चला कि जो भी फादर से या मदर से जो भी हमारे इसमें जो भी कैरेक्टर्स आते हैं वो कौन लाता है, तो कौन लाते हैं, डीएनए ही लाते, कौन लाते हैं, डीएनए, क्योंकि डीएनए पर ही क्या प्रेजेंट होते हैं, हमारे जीन प्रेजेंट होते हैं, क्या होते हैं, जीन प्रेजेंट होता है। जो ग्रिथ एक्सपेरिमेंट था वो कौन से ईयर में परफॉर्म किया गया, तो क्या गया 1928। ग्रिथ नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, वो कौन से साल में किया, 1928 में। इन्होंने एक्सपेरिमेंट में, जब इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया तो इन्होंने क्या किया, अपने एक्सपेरिमेंट में एक बैक्टीरियम कल्चर लिया, बैक्टीरियम। देखो ये जो ग्रिथ नाम के जो भी साइंटिस्ट थे, इन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया 1928 में, इन्होंने अपने जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया तो इन्होंने क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या किया, एक बैक्टीरियम कल्चर लिया। क्या लिया, बैक्टीरियम कल्चर लिया। जो वो बैक्टीरियम कल्चर था, जो ये बैक्टीरियम कल्चर था वो किस बैक्टीरिया का था, तो वो था स्ट्रेप्टोकोकस नी स्ट्रेप्टोकोकस पीमो, पीमोनिक, पीमोनिक। देखो जब ग्रिड एक्सपेरिमेंट में जो बैक्टीरियम कल्चर लिया था वो किसका था, स्ट्रेप्टोकोकस पिमोनी, यानी कि हमको पता है निमोनिया, निमोनिया पता है आपको, हाँ सर हाँ पता है। हाँ। हाँ सर। जो हमको निमोनिया होता है ना, जो हमको निमोनिया होता है वो कौन सा बैक्टीरिया कॉज करता है, तो होता है स्पेक्टोकोकस पिमोनी। कौन होता है, स्पेक्टोकोकस पिमोनी। ये हमारे ह्यूमन बॉडी में भी होता है, हमारे ह्यूमन बॉडी में भी होता है। और आफ्टर अगर इसका इन्फेक्शन अगर ज्यादा हो जाता है तो आदमी की डेथ भी हो सकती है। पता है आपको निमोनिया से डेथ होती है कि नहीं, पता है कि नहीं। हाँ सर। हाँ सर। हाँ, तो उन्होंने जो बैक्टीरियम कल्चर लिया था वो कौन सा था, स्पेक्टोकोकस पिमोनी। क्या करेगा, स्पेक्टोकोकस पिमोनी, ये क्या था, एक बैक्टीरिया का कल्चर था कि ये क्या कॉज करता है, पिमोनिया। क्या करता है, पिमोनिया है, उसको हम कॉज, ये जो स्पेक्टोकोकस पिमोनी है ये क्या कॉज करता है, पिमोनिया। क्या कॉज करता है, निमोनिया। इसको हम निमोनिया या शॉर्ट फॉर्म, उसका अगर टी का प्रोनाउंसिएशन जो होता है साइलेंट हो जाता है, इसीलिए निमोनिया। तो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में एक बैक्टीरियम कल्चर लिया जिसका नाम था स्पेक्टोकोकस पिमोनी, या जो ये स्पेक्टोकोकस पिमोनी था वो क्या कॉज करता है, निमोनिया कॉज करता है। क्या कॉज करता है, निमोनिया कॉज करता है। तो इन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट था किस पर किया था, क्या बोलते उसको, किस पर लागू किया था, तो वो किया था माइस। माइस पता है आपको, उसको माइस को हम माउस बोलते हैं। अभी आपको आइडिया आ गया होगा, मैंने जब इसका नाम माइस लिया तो इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किसके ऊपर किया था, माइस के ऊपर किया था, परफॉर्म किया था। जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था या परफॉर्म किया था वो किसके ऊपर किया था, माइस के ऊपर किया था। तो आगे जाके उनको कुछ ऐसी टर्म्स मिली, कुछ ऐसी टर्म्स मिली जहाँ एक तो यहाँ वहां पर माइस क्या हुआ, किल हुआ, या माइस क्या हुआ, लाइव रहा, किल हुआ, मर गया, या लाइव रहा, या जीवित रह गया। सो इन्होंने जो स्पेक्टोकोकस निमोनी के जो भी स्ट्रेन थे, जो भी अगर देखो स्ट्रेन की अगर बात की जाए, एक आदमी है, एक आदमी है तो उसको क्या होते हैं, अगर एक आदमी है तो एक आदमी हमारे, अगर मान लो हमने जब ट्रेड पढ़े थे, अगर एक आदमी है, एक पर्सन है, उसके पास टू भी ट्रेड हो सकते हैं, एक तो व्हाइट हो सकता है या क्या हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, ऐसे ट्रेड्स हो सकते हैं। सो अगर
एक हमारी जो हमारा स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है, तो उसके बहुत सारे ऐसे स्ट्रेन भी हो गए। क्या हो गए? बहुत सारे ऐसे स्ट्रेन भी हो गए। सो उन्होंने क्या यूज किए? 2 टाइप के स्ट्रेन यूज किए। जो स्ट्रेप्टोकोकस प्यूमिनिया था, जो कि क्या कॉज करता है? निमोनिया कॉज करता है। उन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, किसके ऊपर परफॉर्म किया? माइस के ऊपर परफॉर्म किया। और जब उन्होंने जो परफॉर्म किया एक्सपेरिमेंट, तब उन्होंने क्या किया? जो स्ट्रेप्टोकोकस प्यूमिनी के जो स्ट्रेन थे वो कितने टाइप के लिए? उन्होंने 2 टाइप के लिए। कितने टाइप के लिए? 2 टाइप के लिए। तो वो कौन से स्ट्रेन थे? वो कौन से स्ट्रेन थे? तो जो स्ट्रेन थे जो 2 टाइप के थे, एक था स्मूथ स्ट्रेन और एक दूसरा था रफ। एक था स्मूथ स्ट्रेन और एक था हमारा रफ स्ट्रेन। ऐसे उन्होंने 2 स्ट्रेन लिए। जो स्मूथ स्ट्रेन था उसको 3 से डिनोट किया और इसको सेक 2 से। जो प्यूमिनिया के बहुत सारी वेराइटीज होती है, उसके बहुत सारे कल्चर्स होते हैं, बहुत सारे स्ट्रेन्स होते हैं। जो स्मूथ स्ट्रेन था वो कितने कितने नंबर का था? 3 नंबर का था। और जो रफ स्ट्रेन था वो 2 नंबर का था। तो अब चलते हैं आगे की तरफ। इसमें क्या होते होंगे? कौन से सिमिलैरिटीज है या कौन से डिफरेंस है? सो वही अगर बात की जाए स्मूथ स्ट्रेन की, तो कैसे होता है? होता है वायरुलेंट। वायरुलेंट। अब सर ये वायरुलेंट क्या होता है? अब सर ये वायरुलेंट क्या होता है? देखो, अगर कोई भी वायरस का अगर इन्फेक्शन आपको किसी के बॉडी में अगर करना है, कोई भी वायरस का अगर इन्फेक्शन आपको किसी के बॉडी में करना है, तो उसका जो इंटरमीडिएट जो होता है ना, वो बैक्टीरिया होता है। कौन होता है? बैक्टीरिया होता है। बैक्टीरिया के थ्रू आप उसका क्या इन्फेक्शन या कॉजिंग कर सकते हो? इसके थ्रू वेक्टर, एक बोल सकते हैं वेक्टर। आपने वेक्टर, अगर वेक्टर का नाम अगर सुना है, तो जो बैक्टीरिया होता है बीच वाला वेक्टर होता है। जो वहां से अगर उस बैक्टीरिया में अगर हमने वायरस को इंजेक्ट कर दिया, तो बैक्टीरिया क्या करेगा? क्योंकि बैक्टीरिया ऐसा होता है, बहुत रैपिडली उसका डिवीजन होता है ना, बहुत रैपिडली उसका डिवीजन होता है। 1 से 2, 2 से 4, ऐसे बहुत सारे फटाफट हो जाते हैं। तो अगर आपको कोई भी अगर वायरस का अगर ये करना है, इन्फेक्शन अगर करना है लिविंग थिंग के अंदर, तो कौन करेगा? बैक्टीरिया करेगा। वो इंटरमीडिएट होगा। क्या होगा? इंटरमीडिएट होगा। सो ये जो स्मूथ स्ट्रेन था वो कैसे था? वायरुलेंट था, वायरस था। इसमें बहुत सारे क्या था? वायरुलेंट, यानी कि वायरस जो कि क्या करेगा? इन्फेक्शन करेगा। क्या करेगा? इन्फेक्शन करेगा। अगर वही बात की जाए रफ स्ट्रेन की, तो ये कैसे होता है? नॉन वायरुलेंट। नॉन वायरुलेंट होता है। यहाँ की जो रफ स्ट्रेन है ना, उसमें उससे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। इससे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। जो सबसे ज्यादा जो इफेक्ट होगा ना, वो किससे होगा? स्मूथ स्ट्रेन से होगा। सो ये कैसे होता है? वायरुलेंट होता है। वो कैसे होता है? नॉन वायरुलेंट होता है। ये कुछ भी कॉज नहीं करेगा, लेकिन ये सबसे ज्यादा क्या करेगा? कॉजिंग करेगा। एक ये जो होता है, ये स्मूथ होता है, इसलिए